व्यवस्था टिकी है। कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला दिया था। इस फैसले ने उस सैलरी लिमिट की जंजीर को ढीला करने की दिशा में रास्ता बनाया, जिसके कारण पेंशन की गणना कृत्रिम रूप से एक छोटी सी सीमा पर रोक दी जाती थी। असली वेतन चाहे जितना भी हो, पेंशन के लिए केवल लिमिटेड सैलरी ही मानी जाती थी। इस फैसले के पीछे एक दो याचिकाएं नहीं, बल्कि देश भर से आई दर्जनों याचिकाएं, यूनियनों का लगातार दबाव और पेंशन धारकों की सालों लंबी लड़ाई थी। लेकिन फैसला आ जाने के बाद भी राहत तुरंत नहीं मिली। ईपीएफओ की तरफ से लागू करने में देरी, अलग अलग क्षेत्रीय दफ्तरों की अपनी व्याख्याएं, तकनीकी आपत्तियां और फाइलों में उलझे नियम, इन सब ने पेंशन धारकों की परेशानी कम होने के बजाय कई जगह और बढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संस्थानों से नए नए मामले फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। समय के साथ इन याचिकाओं की संख्या 40 से भी ज्यादा हो गई। कागज पर यह सिर्फ मुकदमों की गिनती लग सकती है, लेकिन असल में यह उस गहरी नाराजगी और असंतोष की तस्वीर है जो देश भर के पेंशन धारकों के दिलों में थी। जब इतने सारे मामले एक साथ अदालत के सामने आए तो यह साफ हो गया कि यह मसला कुछ गिने चुने लोगों का नहीं, बल्कि पूरे देश के वृद्ध कर्मचारियों की इज्जत और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। क्योंकि पहले जो मूल फैसला आया था वो 3 जजों की बेंच ने दिया था, इसीलिए तय हुआ कि नई याचिकाओं पर अंतिम निर्णय भी 3 जजों की विशेष पीठ ही करेगी। इस नई पीठ ने ईपीएस 95 के सभी मामलों की सुनवाई एक साथ शुरू की। यह औपचारिक या रस्मी सुनवाई नहीं थी। लगातार कई दिनों तक दोनों पक्षों के वकीलों ने, कर्मचारियों की ओर से भी और ईपीएफओ की ओर से भी, अपने अपने तर्क रखे। हर नियम, हर संशोधन, हर सर्कुलर और हर नोटिफिकेशन को बारीकी से परखा गया। 7 दिन से भी अधिक चली इस मैराथन सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और फिर जो निष्कर्ष सामने आए, उन्होंने लाखों पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की एक नई खिड़की खोल दी। अदालत से जो सबसे मजबूत संदेश निकला वह यह था कि सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई कर्मचारी पहले रिटायर हुआ हो या बाद में, सिर्फ तारीख को आधार बनाकर किसी को लाभ देना और किसी को उससे बाहर रखना न्याय संगत नहीं है। सालों तक बहुत से साथियों से यही कहा जाता रहा कि आप फलां तारीख से पहले रिटायर हो गए, इसलिए आपका केस अलग है, या आप अमुक तारीख के बाद रिटायर हुए, इसीलिए आप इस सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पिक एंड चूज वाले रवैये को साफ शब्दों में खारिज कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि जिसने इस देश की सेवा की है, जिसने ईपीएफओ के तहत योगदान दिया है, उसके साथ पेंशन के मामले में समान और न्यायपूर्ण व्यवहार होना ही चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने सरकार और ईपीएफओ को संकेत दिया कि सभी पात्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सम्मानजनक और न्यूनतम गरिमा वाली पेंशन सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में नोटिस जारी हुए, जवाब मांगे गए और यहीं से वह 4 स्तरीय फॉर्मूला उभरकर सामने आया, जिसकी चर्चा आप मीडिया रिपोर्टों, सोशल मीडिया और आपस की बैठकों में लगातार सुन रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी तक इसकी अंतिम आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो खाका बन रहा है वो इतना स्पष्ट जरूर है कि हर पेंशन धारक अपना अपना अनुमान लगा सके कि वह किस श्रेणी में बैठता है। अब इस 4 स्तरीय प्रस्तावित व्यवस्था को सरल भाषा में समझते हैं। नई सोच के अनुसार पेंशन को ब्रॉडली 4 पार्ट में बांटा जा रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। हर पार्ट में पेंशन धारकों की एक अलग श्रेणी आती है और हर श्रेणी के लिए पेंशन की गणना सेवा अवधि, सैलरी लिमिट और योगदान के आधार पर अलग अलग बनती है। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। इस श्रेणी में वे साथी आते हैं जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 10 साल या उससे कम मानी जा रही है। यानी उन्होंने न्यूनतम सेवा अवधि तो पूरी की, जिसके बाद पेंशन का अधिकार बनता है, लेकिन किसी कारण से लंबी नौकरी नहीं कर पाए। कहीं कंपनी बंद हो गई, कहीं प्राइवेट सेक्टर की अस्थिरता ने बीच में रोक दिया, कहीं परिवार या बीमारी के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। जमीन पर जो गणना अभी बहुत से मामलों में चल रही है वह पुरानी सैलरी सीलिंग लगभग 1000 पर आधारित है। इसी लिमिट पर 10 साल या उससे कम सेवा के लिए जो पेंशन निकलती है वो आज भी लगभग 1000 से 1600 मासिक के आसपास बैठती है। हमारे कई दर्शक और सब्सक्राइबर आज भी इसी बेहद सीमित राशि पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि महंगाई, दवाई और रोजमर्रा के खर्चों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नई व्यवस्था का उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि इस न्यूनतम स्तर को कुछ ऊपर उठाया जाए, ताकि जिन लोगों ने सीमित समय ही सही लेकिन व्यवस्थित तरीके से योगदान दिया है, उन्हें भी कम से कम एक सम्मानजनक आधार मिल सके। अभी राशि कितनी होगी यह अंतिम नोटिफिकेशन के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन दिशा साफ है, सबसे नीचे बैठे पेंशन धारकों को भी थोड़ी मजबूती देना। अब आते हैं पार्ट 2 पर। यह वो श्रेणी है जहां पेंशन धारकों की संख्या काफी बड़ी है। यहां
यहाँ वे लोग आते हैं जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 15 साल से लेकर 25 साल तक है। इन्होंने 1.5 से 2.5 दशक तक लगातार योगदान किया। इकाई अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ईपीएफओ के तहत नौकरी करते हुए गुजारा, लेकिन 30 या 35 साल की लंबी सेवा तक नहीं पहुंच सके। यह वर्ग अधिकतर प्राइवेट सेक्टर, ठेका व्यवस्था और छोटी बड़ी कंपनियों से जुड़ा रहा है, जहां नौकरी की स्थिरता कम होती है। इस श्रेणी के लिए भी गणना का आधार अधिकतर वही 1000 की सैलरी सीलिंग मानी जा रही है, जब तक कि किसी ने अलग से हायर पेंशन ऑप्शन न अपनाया हो। अनुमानित रूप से देखा जाए तो लगभग 15 साल सेवा वाले पेंशन धारक के लिए पेंशन करीब 3000 से 3500 के बीच बनती दिखाई देती है। अगर सेवा अवधि 20 साल के आसपास है तो यह राशि लगभग 4000 से 4500 तक पहुंच सकती है, और जो साथी 25 साल तक ईपीएफओ के तहत नौकरी करते रहे उनके लिए पेंशन लगभग 5000 से 5500 के आसपास बैठ सकती है। यह वर्ग ऐसा है जहां पेंशन ना तो इतनी कम है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाए, और ना इतनी अधिक कि हर जरूरत आराम से पूरी हो सके। किराया, दवाई, बिजली, घरेलू सामान और बच्चों पोते पोतियों के लिए कुछ छोटी मोटी मदद, सबके बीच महीने भर का बजट बहुत तंग होकर चलता है। यहां हमारे सब्सक्राइबर अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि क्या पार्ट 2 वालों की पेंशन में भी कोई बड़ा उछाल आएगा या सिर्फ मामूली सुधार होगा। हकीकत यह है कि अभी जो संकेत हैं उनमें इस वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन कितनी होगी यह सरकार और ईपीएफओ के अंतिम फॉर्मूले पर निर्भर करेगा। इतना जरूर है कि अदालत के स्पष्ट संदेश के बाद इस वर्ग के साथ सिर्फ तारीख के आधार पर भेदभाव करना अब संभव नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे चर्चित पार्ट 3 की। यह श्रेणी उन पेंशन धारकों के लिए है जिनकी पेंशन योग्य सेवा 30 साल या उससे अधिक है, खासकर 30 से 35 साल और उससे आगे तक। इन साथियों ने अपनी पूरी जवानी और पूरा कामकाजी जीवन ईपीएफओ प्रणाली के तहत नौकरी करते हुए गुजारा है। यही वे लोग हैं जिन्होंने दशकों तक यह मांग उठाई कि उन्हें एक फिक्स न्यूनतम पेंशन मिले जिस पर डीए अलग से जोड़ा जाए, ताकि बुढ़ापे में वे दूसरों पर निर्भर ना हो। यहीं से 7500 फिक्स बेसिक पेंशन प्लस डीए वाला फॉर्मूला सामने आता है। रिपोर्टों के अनुसार जिन लोगों की पेंशन योग्य सेवा लगभग 30 साल के आसपास है, उनकी पेंशन करीब 7-8 हजार के बीच बैठ सकती है, जबकि जिनकी सेवा 35 साल या उससे अधिक है उनके लिए 7500 फिक्स बेसिक पेंशन के ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने की बात की जा रही है। यह वही मांग है जो ईपीएस 95 के मंचों, धरनों, झांपनों और बैठकों में सालों से गूंजती रही है, और हमारे कई दर्शक और सब्सक्राइबर भी इसी मांग को लेकर लगातार सवाल करते रहे हैं। लेकिन यहां एक अहम बात याद रखना जरूरी है, 7500 प्लस डीए वाली सुविधा हर किसी को अपने आप नहीं मिल जाएगी। यह लाभ उन लोगों के लिए माना जा रहा है जिन्होंने सचमुच 35 साल या उससे ज्यादा पेंशन योग्य सेवा दी है और जिनका पूरा रिकॉर्ड ईपीएफओ की फाइलों में साफ साफ दर्ज है। अगर किसी ने 31, 32 या 33 साल सेवा की है तो वो पार्ट 3 में तो जरूर आएगा, लेकिन 7500 वाले फिक्स फॉर्मूले के लिए अलग मानदंड हो सकते हैं। इसीलिए हर साथी के लिए यह जरूरी है कि वह अपने सर्विस रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट और हर महीने कटे योगदान को ध्यान से मिलान कर लें। छोटी सी गलती या मिसमैच आगे चलकर पेंशन की गणना में बड़ा फर्क डाल सकता है। अब आते हैं पार्ट 4 पर, जो सबसे आकर्षक भी है और सबसे तकनीकी भी। यह श्रेणी उन पेंशन धारकों की है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हायर पेंशन ऑप्शन चुना है या चुनने की प्रक्रिया में रहे हैं। इस विकल्प के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पुरानी लिमिटेड सैलरी पर नहीं बल्कि वास्तविक सैलरी पर अंशदान करते हैं। यानी अगर किसी की सैलरी 30,000 या 40,000 है तो पूरा योगदान उसी पर आधारित होता है, सिर्फ 15,000 की लिमिट पर नहीं रुकता। बदले में पेंशन की गणना भी उसी वास्तविक औसत वेतन के आधार पर होती है। पार्ट 4 का मूल विचार सरल है, आपकी औसत वास्तविक सैलरी की लगभग आधी पेंशन। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने लगभग 35 साल तक योगदान किया और उसकी औसत सैलरी 23,000 रही तो अनुमानित तौर पर उसकी पेंशन लगभग 11-12 हजार के आसपास बन सकती है। अगर औसत वेतन 25,000 है तो पेंशन 12-13 हजार के बीच जा सकती है। इसी तरह 50,000 औसत सैलरी वाले व्यक्ति की पेंशन लगभग 24-25 हजार तक पहुंच सकती है, और अगर किसी की औसत सैलरी 70,000 के आसपास रही है तो 34-35 हजार मासिक तक पेंशन मिलने का अनुमान सामने आता है, बशर्ते कि हायर पेंशन का विकल्प सही तरीके से चुना गया हो और सारा योगदान नियमों के अनुसार जमा हुआ हो। कई साथी, जिनमें हमारे सब्सक्राइबर भी शामिल हैं, यह पूछते हैं कि क्या यह हायर पेंशन व्यवस्था पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह है। बिल्कुल वैसी नहीं है, क्योंकि यहां सब कुछ योगदान पर आधारित है, लेकिन सैलरी का लगभग आधा हिस्सा पेंशन वाला विचार ओपीएस जैसी सुरक्षा का एहसास जरूर देता है। फर्क इतना है कि ओपीएस में पेंशन पूरी तरह सरकार की गारंटी और डीए लिंक्ड फॉर्मूले से आती थी, जबकि यहां आपके द्वारा किए गए वास्तविक योगदान और सेवा अवधि के अनुपात में लाभ तय होगा। अब अगला बड़ा सवाल, यह सब कब से लागू होगा और क्या यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भेदभाव के खिलाफ साफ टिप्पणी कर दी है और
सरकार व ईपीएफओ को दिशा दे दी है, लेकिन व्यावहारिक लागू होना अभी भी सरकार और विभाग के हाथ में है। वही तय करेंगे कि अंतिम सर्कुलर कब जारी होगा, अरियर्स कैसे और किस अवधि के लिए दिए जाएंगे। अभी जो भी चर्चा है वो मीडिया रिपोर्टों, आंतरिक पत्रों और अदालत की कार्यवाही पर आधारित है। आधिकारिक कॉपी जैसे ही सार्वजनिक होगी तभी एक एक आंकड़ा पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। इस बीच आपके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपने सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित कर लें। अपनी सेवा पुस्तिका, नियोक्ता द्वारा दी गई प्रमाण पत्र, ईपीएफओ का स्टेटमेंट, कटे हुए योगदान की डिटेल, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, सब कुछ एक फाइल में सहेज कर रखिए। अगर आपने हायर पेंशन ऑप्शन के लिए आवेदन किया था तो उसकी रसीद, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखिए। भविष्य में जब भी कोई नई प्रक्रिया शुरू होगी, इन्हीं कागजों के आधार पर आपका केस तय होगा। आपको यह भी समझना होगा कि जब भी पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आती है, कुछ लोग इसे कमाई का साधन बनाने की कोशिश करते हैं। कोई फॉर्म भरने के नाम पर पैसे मांगता है, कोई खास सलाह के बहाने बुजुर्ग पेंशनरों से शुल्क वसूलने लगता है। याद रखिए, आपकी पेंशन आपका अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए आपको किसी बिचौलिए को पैसा देने की जरूरत नहीं है। हां, अगर तकनीकी मदद चाहिए तो अधिकृत एजेंट, भरोसेमंद वकील या आधिकारिक हेल्पलाइन का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। अब एक बार पूरी बात को संक्षेप में लेकिन साफ तरीके से दोहराते हैं, ताकि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हों या आज पहली बार जुड़े नए दर्शक, सबके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और सभी योग्य ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करनी ही होगी। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार पेंशन को 4 पार्ट में बांटा जा रहा है। पार्ट 1 लगभग 10 साल या उससे कम सेवा वाले, पार्ट 2 15 से 25 साल सेवा वाले, पार्ट 3 30 से 35 साल और उससे अधिक सेवा वाले, और पार्ट 4 हायर पेंशन ऑप्शन। चुनने वाले पेंशन धारक जिनकी पेंशन उनकी वास्तविक औसत सैलरी की लगभग आधी तक पहुंच सकती है। यह सारी गणनाएं अभी तक आधिकारिक गजट के रूप में नहीं आई हैं। जैसे ही सरकार और ईपीएफओ की तरफ से अंतिम सर्कुलर जारी होगा, उसके बाद ही बिल्कुल सही आंकड़े और लागू होने की प्रक्रिया सामने आएगी। इसीलिए यह समय घबराने का नहीं, बल्कि सतर्क रहने और अपने दस्तावेज मजबूत रखने का है। कई बार छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ा नुकसान करा देती है। इसीलिए किसी भी फॉर्म या प्रक्रिया को भरते समय हर लाइन ध्यान से पढ़िए। आपने दशकों तक इस देश की सेवा की, टैक्स दिया, मेहनत की। अब बुढ़ापे में कम से कम इतना तो आपका हक है कि आपको अपनी दवा, किराया, बिजली, राशन और बच्चों पोते पोतियों से मिलने जुलने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हमारे दर्शकों और सब्सक्राइबर साथियों की यही उम्मीद और यही मांग है कि सरकार और विभाग इस 4 स्तरीय फॉर्मूले को ईमानदारी के साथ जमीन पर उतारें। अदालत ने अपना काम कर दिया है, अब बारी नीति निर्माताओं और सिस्टम की है। इन शब्दों के साथ देश भर के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संघर्ष को सलाम, आपके धैर्य को प्रणाम और आपके सुरक्षित सम्मानजनक भविष्य की दिल से कामना। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने सभी साथी पेंशनरों तक यह जानकारी जरूर पहुंचाइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी पेंशनर साथियों के साथ शेयर करें और अभी चैनल सत्ता सियासत को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।